नमस्कार दोस्तों, कदम के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो चूंकि लंबा हो गया था, तो हमने ये डिसाइड किया कि इसको दो पार्ट में ही वीडियो में ही हम तोड़ते हैं। तो जो आज दूसरा पार्ट है उसमें हम बाकी के जो प्रमुख नाटककार हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 150 दिन में हिंदी साहित्य किस प्रकार तैयार किया जाएगा, उसी के तहत ये वीडियो श्रृंखला शुरू की गई है। और इसमें हम गद्य भाग पढ़ रहे हैं और गद्य भाग में भी हम हिंदी नाटक को पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत से आप वीडियो देख सकते हैं और हिंदी नाटक के प्रमुख नाटककार आज हमारा विषय होगा। और इस विषय में हम जो कल पढ़ा था उसी से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कल हिंदी नाटककार में मैंने आपको कल बताया था कि 5 हमारे सिलेबस में है। पहला जो नाटककार है जो हमारे सिलेबस में है वह है भारतेंदु हरीशचंद्र, फिर प्रसाद है, मोहन राकेश है, जगदीश चंद्र माथुर है और रामकुमार वर्मा है। ये 5 नाटककार हमारे सिलेबस में हैं, जिसमें हम भारतेंदु हरीशचंद्र और उनके प्रमुख नाटकों को कल पढ़ चुके थे। आज जो हमें पढ़ना है वो हम शुरू करेंगे जयशंकर प्रसाद से। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जो है इन्होंने भी क्या है ऐतिहासिक जो कथानक लेकर उन्होंने इतिहास से ही का जो सृजनात्मक प्रयोग करते हुए नाटकों के विषय लिए हैं, लेकिन उनको क्या किया है आधुनिक संदर्भों से जोड़ा है। तो जयशंकर प्रसाद क्या कर रहे हैं, ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उनको आत्मसात कर पाश्चात्य एवं भारतीय नाट्य साहित्य का क्या करते हैं, समन्वय करते हैं। देखिए, भारतेंदु हरीशचंद्र ने भी बंगला, संस्कृत सबका समन्वय किया, पाश्चात्य का भी किया और इन्होंने क्या किया, पाश्चात्य व भारतीय नाट्य साहित्य का क्या किया है, समन्वय किया है। सात्विक मनोरंजन के साथ पहली बार हिंदी नाटकों को हास्य व्यंग्य, गहरी संवेदना, आदर्श मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ऐतिहासिक चेतना से उन्होंने इसको युक्त किया है। इनके प्रमुख जो नाटक हैं वो हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, जो हमने कल भी देखे थे। वही ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये प्रयास करते हैं। इतिहास के बीच से ही इन्होंने प्रेम व सौंदर्य के मधुर चित्र खींची है, वही चीज़ से बार बार आ रही है। ठीक है, तो वर्तमान और राजनीतिक जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका चित्रण किया है। जैसे ध्रुवस्वामिनी में इन्होंने आधुनिक नारी का से जुड़ा जो संबंध विच्छेद या पुनर्विवाह की जो समस्या है उसको दर्शाने का प्रयास किया है। पहली बार पात्रों को ये स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, पात्रों के अंतर मन की सूक्ष्म संवेदनाओं को प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक लिख रहे हैं, तो जो भावनाएं हैं वो महत्व उसको दिया जाएगा। तो पात्रों के हृदय में जाकर, मन में जाकर उनके चल रहे भावों को पहचानने का प्रयास किया जाएगा। तो ये जो पात्र होंगे वो अंतर्द्वंद से युक्त होंगे, कहीं कहीं नायकत्व तो क्या होगा, खंडित भी होता हुआ नजर आएगा। हम स्कंदगुप्त में भी देखेंगे ये वाली चीज। पात्रों को यथार्थवादी, मानव सुलभ रूप प्रदान करने का इन्होंने प्रयास किया है। पात्र त्याग व उत्सर्ग में ही संतोष महसूस करते हैं। आदर्शवादी किस्म के पात्र इनके देखने को मिलते हैं। नाटक का जो एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो देखने को मिलती है कि इनके नाटक भारतीय परंपरा में ना तो सुखांत है ना दुखांत है, इन दोनों स्थितियों का समन्वय करते हुए प्रसाद के जो नाटक हैं वो प्रसादांत कहलाते हैं। यह वह स्थिति है जो कामायनी में हमने देखी थी। ये वही स्थिति है जो सुख और दुख से परे की जो स्थिति है, उसी स्थिति पर नाटक भी अंत होता है। नाटकों में सीधे मतलब गीतों की बजाय रसपूर्ण व स्तरीय गीतों का प्रयोग इन्होंने किया है। सादे गीतों का प्रयोग नहीं किया, मतलब साधारण गीतों का प्रयोग नहीं किया। भाषा आप जानते हैं, प्रसाद जी हैं तो संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग देखने को मिलेगा और उसमें दुरूहता के आरोप भी लगते हुए नजर आते हैं। इनके जो नाटक है उस पर रंगमंचीयता का भी आरोप लगता है कि इनके नाटकों का रंगमंच पर इनमें खेला जाना बहुत ही मुश्किल है या असंभव है। लेकिन इसके लिए जो प्रसाद जी के जो नाटक को लेकर जो विचार है ना, उसको जानना जरूरी है। उनका क्या कहना है कि नाटकों के लिए रंगमंच होना चाहिए, न कि रंगमंच के लिए नाटक। मतलब रंगमंच के हिसाब से मैं नाटक लिखूं, यह नहीं होना चाहिए।
मैं पहले नाटक देखूंगा, उसके बाद रंगमंच के सोचिए उसके बारे में, क्या उसको रंगमंच पर उसको मंचन किया जा सकता है कि नहीं है। लेकिन फिर भी कितने ही कठिन नाटक हो, फिर भी इनका सफल मंचन होता आया है, और आधुनिक तकनीकों के आने के बाद तो और भी आसान हो गया है। तो निष्कर्ष यही कहेंगे कि जो स्थान प्रेमचंद का कहानी वह उपन्यास में है, वही स्थान प्रसाद जी का नाटक की परंपरा में है। समसामयिक नाटकों तक यह परंपरा चली आ रही है, जिसमें मोहन राकेश के नाटक भी काफ़ी प्रसिद्ध है, प्रासंगिक बने हुए हैं। इन्होंने अपने जो नाटक हैं उनको केवल संवेदना ही नहीं दी, बल्कि एक नया शिल्प भी प्रदान किया है। हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रसाद जी की। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रसाद जी के प्रमुख नाटकों की। इनका एक नाटक प्रमुख है, वह है चंद्रगुप्त। यह भी सांस्कृतिक मूल्यों के रचनाकार हैं, तो इतिहास का जो मैं बार बार कह रहा हूँ सृजनात्मक प्रयोग करेंगे, अतीत में जाकर आधुनिक विषयों को उठाएंगे। यहाँ पर इस नाटक में ये भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा करते हुए नजर आते हैं। इन्होंने यवन संस्कृति की तुलना में भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ इस नाटक के माध्यम से साबित किया है। जो भारतीय मूल्य हैं, त्याग, तप, वीरता, मानवता, इन सब की प्रतिष्ठा करते हैं। इन्होंने दो राष्ट्रों की सैनिक टकराहट से कहीं अधिक दो संस्कृति की टकराहट के माध्यम से इस नाटक को लिखा है। सिकंदर व चंद्रगुप्त, अरस्तु व चाणक्य का संदर्भ इसमें लिया है, जिसमें भारतीय मूल्यों की विजय इन्होंने कराई है। तो बहुत ज़्यादा कथानक को ध्यान में मत रखिए, लेकिन विशेषताओं को ध्यान आपको रखना है। इन्होंने उस दौरान की जो आवश्यकता है उसको समझा कि यह स्वतंत्रता प्राप्ति का जो संघर्ष है वह उस दौर के नाटक हैं ये, तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना उद्देश्य था, तो वो उन्होंने नाटक में भी अभिव्यक्त किया है। हिंदू मुस्लिम टकराहट को प्रतीकात्मक रूप में बौद्ध व ब्राह्मण के संघर्ष से दर्शाया है। सांप्रदायिक जो प्रवृत्ति है उस पर भी आघात किया है, और राजनीतिक वर्ग कैसे धर्म की रोटियां खा रहा है, चंद्रगुप्त नाटक में ये बहुत ही अच्छे से समझाया है, जो आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। राष्ट्रीय चेतना के कुछ कोटेशंस आप ध्यान रख रहे सकते हैं, जैसे अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान को मिलता एक सहारा। काफी प्रसिद्ध उदाहरण है ये। ऐसे हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। ठीक है, तो राष्ट्रीयता की इतनी सुंदर अवधारणा चंद्रगुप्त में प्रस्तुत की गई है कि जब तक राष्ट्र की अवधारणा होगी, चंद्रगुप्त नाटक क्या होगा? प्रासंगिक माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रवादी चेतना से युक्त चंद्रगुप्त बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। इसकी रंगमंचता की बात करें, वही आरोप जो लगते रहेंगे उनकी बात करेंगे। प्रसाद जी का कथन लिखेंगे, आरोप क्यों लगता है प्रसाद के नाटकों पे, उनके बिंदु देख लीजिए। क्योंकि एक तो कथानक इनका जटिल होता है, वृहद होता है, पात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, भाषा भी संस्कृत निष्ठ तत्सम होती है, तो दुरूहता के आरोप लगते हैं। संवादों का भी सामाजिक और विस्तृत होते हैं। स्वगत कथन काफ़ी होते हैं, तो वो मंचेता को रोकते हैं। गीतों का काफ़ी अधिक प्रयोग देखने को मिलता है, जो रुकावट डालते हैं कथानक में। अंकों तथा दृश्यों के विभाजन में भी काफ़ी त्रुटियां नज़र आती हैं, और काफ़ी ज़्यादा दृश्य देखने को मिलते हैं, तो मुश्किल नज़र आता है। तो इसका आप संतुलित यही लिखेंगे कि आलोचकों ने शक्तियों को पहचानने की कोशिश की, और बाद में इसमें जो निहित रंगमंचीयता है उसको ढूंढा, और उसके बाद में इसकी रंगमंचीयता की संभावनाओं को तलाशा, और इस रंगमंचीयता को इन नाटकों को रंगमंच पर भी सफल करार दिया। और यही कारण है कि आज भी प्रसाद जी के नाटक रंगमंच पर अब सफल माने जाते हैं। रंगमंच पर उनका मंचन आसानी से किया जाता है। तो यही लिखेंगे, इनके नाटक अपनी कला की दृष्टि से पूर्ण रूपेण सक्षम है। उनके नाटकों की अभिनेता असंदिग्ध है। अगर विवेचित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इनके नाटकों को मंचस्थ किया जाए तो पूर्णतः सफलता मिलेगी। ठीक है, फिर इनका एक और नाटक है दुर्स्वामिनी, हमने बात की थी। यह समस्या प्रधान नाटक है, मतलब एक समस्या को उठाया गया है, और वो समस्या क्या है? नारी समस्या को उठाया गया है। यह भी ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में लिखा गया है। नारी समस्या में नारी अस्मिता, नारी द्वारा वर्ण की जो स्वतंत्रता है, अपने पति चुनने की जो स्वतंत्रता है, उसके प्रश्न को उठाया गया है।
नारी का विवाह जब अयोग्य पुरुष से हो जाए तो उसे तलाक लेने का अधिकार है, यही नाटक के माध्यम से दर्शाया है। इसी प्रकार राज परिषद के प्रतिनिधियों को भी अधिकार है कि वह अयोग्य शासक को समाप्त कर योग्य शासक को नियुक्त करें। यह प्रतीकात्मक अर्थ है। देखिए दुर्स्वामिनी का संदर्भ क्या है, जब पति को दूसरा चुना जा सकता है तो जनप्रतिनिधि को क्यों नहीं, राष्ट्रीय अस्मिता से इन्होंने इसको जोड़ दिया है। धुरस्वामिनी जो इनका नाटक है वो रंगमंच दृष्टि से अब तक के सफलतम नाटकों में से एक है, क्योंकि इसमें 3 ही तो दृश्य हैं, पर्याप्त रंग संकेत भी दिए गए हैं, दृश्य विधान इसका काफी सरल रखा गया है और थोड़े से पात्रों के साथ यह नाटक खेला जा सकता है। ठीक है, तो यह नाटक कौन सा है, ध्रुव स्वामिनी। तीसरा जो नाटक है स्कंदगुप्त, जो हम पेपर 2 में पढ़ेंगे। क्लियर है। अब जो तीसरे रचनाकार है, नाटककार हैं जो हमारे सिलेबस में है, वो है मोहन राकेश। ये भी प्रसाद की परंपरा के ही नाटककार हैं। इन्होंने नाटकों में ऐतिहासिकता, इनके नाटकों में ऐतिहासिकता यहाँ भी देखने को मिलेगी, नारी पात्र यहाँ पर प्रधान देखने को मिलेंगे और इनके नाटक क्या है, भावुक तथा काव्यात्मक। देखिए जो पेपर 2 में जैसे आषाढ़ का एक दिन है, वहां पर जो विशेषताएं पढ़े, जब भी अगर रचनाकार कॉमन आ जाए कि पेपर 2 वाला रचनाकार पेपर 1 में पूछ लिया जाए, तो आप उसी की अधिकांश विशेषताओं को नाटक का नाम न लिखते हुए विशेषताओं के रूप में लिख सकते हो। ये सारी विशेषताएं आषाढ़ के एक दिन की विशेषताएं भी है। प्रसाद से इतर इनके नाटकों में आधुनिक भावबोध तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आधुनिक संवेदना में आधुनिक मानव के द्वंद्व को भी इन्होंने पकड़ने की कोशिश की है। नाटकों के प्रचलित रूप को जो तत्कालीन जो परंपराएं चली आ रही थी उनको तोड़ने का प्रयास किया है और वो इनके आधे अधूरे जो नाटक है उसमें विशेषता देखने को मिलता है। इन्होंने 4 महत्वपूर्ण नाटक लिखे हैं, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और पैरों तरे जमीन। ये हम पढ़ेंगे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। लहरों के राजहंस जो है वो ऐतिहासिक नाटक है। इसमें भौतिकतावाद व अध्यात्मवाद का द्वंद्व दिखाया है। स्त्री पुरुष पारिवारिक संबंधों का भी द्वंद्व इसमें दिखाया गया है। इसमें प्रतीकों की बहुलता देखने को मिलेगी, थोड़ा बोझिल सा प्रतीत होगा जब प्रतीक बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। चारित्रिक जो अंतर्द्वंद है, मनोवैज्ञानिकता के स्तर पर जो चारित्रिक जो अंतर्द्वंद है वो काफी अच्छा दिखता है। इसकी वजह से यह नाटक काफी उल्लेखनीय नजर आता है। यह आषाढ़ के एक दिन जो नाटक उसी की अगली कड़ी है। यहाँ के जो नायक हैं वो नंद और नायिका जो है वो सुंदरी है। ठीक है ना, ये इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। ठीक है, और द्वंद्वात्मक ढांचे पर लिखा गया नाटक है। आधे अधूरे जो नाटक है ये सबसे प्रसिद्ध नाटक है, सबसे चर्चित नाटक है। प्रचलित नाटक जो विचारधारा से उससे पूरे तरीके से अलग है। ये पूरे तरीके से समसामयिक युग का प्रतिनिधित्व करता है, आज के कठोर यथार्थ को सीधे रूप से अभिव्यक्त करता है और भाषा भी क्या रखी है, आम आदमी की बोलचाल की भाषा रखी है। कोई ऐतिहासिक वातावरण इसमें नहीं रखा है, सीधा वर्तमान से साक्षात्कार नजर करते हुए आते हैं। इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है महेंद्रनाथ और उनकी पत्नी सावित्री। दोनों अपने अपने स्वभाव से विवश हैं, एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते और दोनों परस्पर एक दूसरे से नफरत करते हैं, फिर भी एक साथ रहने के लिए विवश होते हैं। सावित्री अपने अधूरेपन को दूर करने के लिए अनेक आदमियों से टकराती है और फिर भी अपने आप को अधूरा पाती है। तो ये पारस्परिक जो संबंध है उस पर लिखा गया है नाटक की कैसे एक दूसरे से विचार न मिलते हुए भी जीवन बिताया जा रहा है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है संबंधों का, वो पड़ता है बच्चों पर। तो यह है न जो नाटक है वो स्त्री पुरुष संबंध, दाम्पत्य जो संबंध के जो खोखलापन है, पारिवारिक जो जीवन स्थितियां हैं उनको दर्शाने वाला यह नाटक है। एक महत्वपूर्ण विशेषता इस नाटक की वो क्या है कि यह एक ही अभिनेता से 5 भूमिकाएं निभाता है। तो ये बड़ा चुनौती भी प्रस्तुत करता है रंगमंचीय दृष्टि से। जिस प्रकार अन्य नाटकों के पुरुष जो पात्र अंत में चले जाते हैं वैसा इसमें नहीं होता। यहाँ पर महेंद्रनाथ जो इसका मुख्य पात्र है वो वापस लौट आता है और इसमें समसामयिक दृष्टि की प्रामाणिकता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। शिल्प के और तत्वों को देखें तो इसके जो नाट्य भाषा है उसमें इन्होंने मौन भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है, अंतराल दिए हैं, 20 शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मकता भी यहाँ देखने को मिलती है, पर्याप्त ध्वनि, प्रकाश, दृश्य, इन सब के संकेत दिए गए हैं। एक ही कमरे में रचा गया नाटक है, मतलब देख रहे हैं आप विशेषताएं, एक ही कमरे में।
आषाढ़ का एक दिन भी एक ही दृश्य योजना पर नाटक है, एक ही स्टेज से आप काम चला सकते हो। तो ये मोहन राकेश के नाटकों की विशेषताएं होती भी हैं। ठीक है, तो ये तो था कौन सा नाटक, आधे अधूरे। अगला जो नाटक है वो है पैरों तले जमीन। इसमें लगभग कथानक अनुपस्थित है और इसी में स्थितियों की विसंगतियों से उत्पन्न अंतर्द्वंद्वों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। बहुत प्रसिद्ध नाटक इतना नहीं है जितने और है, तो बाकी पे ज़्यादा लिख सकते हैं, इस पे कम लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब हम देखेंगे कि ओवरऑल मोहन राकेश के जो नाटक है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, कुछ विशेषताएं तो अभी ही हमने देखी हैं। शिल्प से ज़्यादा इनका जो भाव है, शिल्प से ज़्यादा ध्यान देते हैं संवेदना में, उसमें भी स्थिति की गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। सभी नाटकों में ऐसा देखने को मिलता है। रंगमंच ऑटोमेटिक के नाटक में बुनावट में, मतलब रंगमंच का ढांचा ही ऐसा है, नाटक का ढांचा ही ऐसा कि ऑटोमेटिकली ही रंगमंच आ जाता है। कोशिश नहीं करते कि रंगमंच पे ये कैसा होगा, इसलिए जानबूझकर ऐसे प्रयास करें कि वो आरोपित नजर आए, ऐसा प्रयास नहीं होता है। ये कथा की ज्यादा चिंता न होकर संवेदना को सही व्यक्त करने की चिंता पर ज्यादा फोकस करते हैं। हिंदी नाटक को इन्होंने प्रसादीय और कृत्रिम भाषा से मुक्त किया और उन मुक्त न केवल मुक्त किया बल्कि युगीन जो विसंगतियां हैं उनको मूर्त करने के लिए सफल समर्थ भाषा भी प्रदान की। इनके नाटकों की एक महत्वपूर्ण विशेषता इनके नाटकों की भाषा भी है। यह जो नाटक है ये रंगमंच दृष्टि से अत्यंत सफल व प्रयोगशील नाटकों की श्रेणी में आते हैं। किसके? मोहन राकेश के नाटक। ठीक है, तो मोहन राकेश हमने पढ़ा, प्रसाद हमने पढ़ा। अब हमें पढ़ना है जगदीश चंद्र माथुर और रामकुमार वर्मा को। चलिए पहले जगदीश चंद्र माथुर को पढ़ लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर जो है वो नाटककार तो है ही हैं, इसके साथ साथ एकांकीकार भी हैं। तो एक सफल एकांकीकार अगर आप ढूंढेंगे तो उनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाम सबसे पहले आता है। अब आप पूछेंगे सर एकांकी क्या होती है? एक ही अंक में जो लिखा जाता है उसे एकांकी कहते हैं। मतलब नाटक विधा का एक ऐसा आप ये कह सकते हैं सब ग्रुप जिसमें जो लिखा जाएगा वो एक ही अंक में लिखा जाएगा, उसे हम कहेंगे एकांकी। तो इन्होंने क्या किया, जो प्रसाद की वजह से मंच पर जो सूनापन आ चुका था उसे दूर करने का प्रयास किया। ये प्रसाद के बाद के काल में हिंदी नाटक और रंगमंच को इन्होंने पुनः जोड़ने का प्रयास किया है और इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं। इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से वही समसामयिक समस्याओं, मानवीय संबंधों, ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भों में इन्होंने व्याख्यात किया है। ठीक है ना। इन्होंने जो समस्याएं उठाई हैं उनके समाधान भी प्रस्तुत किए हैं और वो समाधान इन्होंने आधुनिक रखने का प्रयास किया है। इन्होंने अपने नाटकों में शिल्प संबंधी भी प्रयोग किए हैं। इनके नाटक रंगमंच की दृष्टि से काफी सफल नाटकों में शामिल है। ठीक है, इनका एक महत्वपूर्ण नाटक है जो है कोणार्क। कोणार्क नाटक के बारे में हम पढ़ेंगे। कोणार्क जो नाटक है उसमें इन्होंने क्या किया है, ऐतिहासिक कथा को ही आधार बनाकर अपना कथानक बनाया है। इसमें जो कोणार्क मंदिर है उसी के संदर्भ में यह नाटक लिखा गया है जो नरसिंह देव के शासनकाल में बना था। इसमें एक कलाकार जो है उसके संघर्ष, उसकी पीड़ा और उसके प्रतिशोध, इन तीनों चीजों को इसमें अभिव्यक्ति मिली है। इसमें सर्जन और विध्वंस का द्वंद देखने को मिलता है, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी का द्वंद देखने को मिलता है और राज सत्ता व जन सत्ता के बीच भी द्वंद देखने को मिलता है। सर्जना और विध्वंस का मिलेगा चालुक्य और नरसिंह देव के माध्यम से, पुरानी पीढ़ी नव पीढ़ी का विशु धर्म पद के माध्यम से, राज सत्ता व जनसत्ता का मिलेगा चालुक्य और विशु धर्म का। ठीक है, विशु और धर्म पर इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं जिसमें जिसके माध्यम से इन्होंने कलाकार के गौरव और उसके सम्मान को लेकर वस्तुतः आधुनिक कलाकार का अंतर्मंथन करने का प्रयास किया है। ठीक है ना। तो आधुनिक कलाकार के अंतर्मंथन का प्रयास इनके द्वारा इस नाटक में किया गया है। इस नाटक के अगर हम शिल्प की बात करें तो शिल्प में आप क्या पाएंगे कि इनका जो काव्यत्व है वो प्रसाद की तरह नाटकों पर हावी नहीं होता है, बल्कि कथा वस्तु, नाट्य स्थितियां,
और रचना तंत्र इनके नाटक के भीतर से ही निकलता है। ठीक है ना। चरित्र चित्रण में भी इन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टि रखी है और चरित्रों को प्रभावशाली बनाने का प्रयास इन्होंने किया है। पात्रों के अंतर संघर्ष को इन्होंने उभारा है अपने नाटकों में। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, संवादों को पात्रों के अनुकूल रखा है। ठीक है ना। संवादों को इस प्रकार रखा है कि पात्र जैसे हैं वैसे ही उनके संवाद निकल कर आते हैं। शिल्प इनका यथार्थवादी है और रंगमंचयता का प्रयास इन्होंने किया है। इनके पात्रों की अगर विशेषताएं देखें तो एक धर्मपद का चरित्र इनके रचना में है, जिसकी विशेषता से हम समझ सकते हैं कि उनके पात्रों की क्या विशेषताएं देखने को मिली हैं। तो धर्मपद का जो चरित्र है वो समकालीनता के नए बोध का एक प्रतिनिधित्व करता है। यह एक आधुनिक संघर्षशील व्यक्ति है जो बौद्धिक भी है, कर्मठ भी है और एक विद्रोही कलाकार के रूप में नजर आता है। ठीक है ना। यह जो चरित्र है यह सत्ता के चरित्र को समझता है, यह निर्भीक है और आत्म बलिदान से पीछे नहीं हटता है। अन्याय, अनाचार, अत्याचार व विश्वास घात के विरुद्ध लगातार संघर्ष करता है और अपने पौरुष से युक्त होकर उसका चरित्र एक प्रगतिशील आधुनिक चरित्र के रूप में उभरा है। ठीक है ना। किसके चरित्र की बात कर रहा हूं मैं? धर्मपद के चरित्र की बात कर रहा हूं, जो विशु का क्या है, बेटा है। ठीक है। इसकी रंगमंचता की अगर हम बात करें तो भाषा व संवाद योजना पात्रानुकूल है, जो पहले भी बात की। ऐतिहासिक कथावस्तु के साथ तत्समी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। संवाद छोटे हैं लेकिन प्रवाहपूर्ण है और प्रभावी हैं। ध्वनि, वेशभूषा और पर्याप्त रंग संकेत देखने को मिलते हैं। तो यह तो हुआ कोणार्क। एक और इनका जो नाटक है वो काफी प्रसिद्ध है, वो है पहला राजा। पहला प्रधानमंत्री कौन था भाई? नेहरू। तो नेहरू जी को ध्यान में रखते हुए ये पहला राजा नाटक लिखा गया था। इसमें भी प्रयोग धर्मिता देखने को मिलती है और युगीन समस्याओं से यह नाटक टकराता है। इसकी संरचना ना तो ऐतिहासिक है, न ही पौराणिक है और न ही यथार्थवादी है। प्राचीन पात्रों व प्रसंगों के माध्यम से समसामयिक समस्याओं का यह विश्लेषण करता है। पृथु पृथु इसका पात्र है, जो पृथु के रूप में बेसिकली प्रतीकात्मक अर्थ में वह नेहरू ही है। नेहरू युगीन जो तत्कालीन जो अनेक समस्याएं थी, जो उस टाइम पे जटिल भी थी, है ना, उन सारी समस्याओं का इसमें वर्णन किया गया है। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, भारत चीन युद्ध, मंत्रियों के षड्यंत्र, घाटे का बजट, राजकोषीय खालीपन, जनता का शोषण, पूंजीवाद, इन सब की चर्चा पहला राजा नाटक में की गई है। ठीक है। तो ये हमने देखे जगदीश चंद्र माथुर के नाटक की विशेषताएं और उनके प्रमुख नाटक। आखिरी जो रचनाकार हमारे सिलेबस में है वो है हमारे राम कुमार वर्मा। ठीक है। ये भी प्रसादोत्तर काल जो था उसके प्रमुख नाटककार हैं। इसमें इन्होंने प्रसाद का अनुगमन किया है और इतिहास का आधार लेकर उन्हीं के युग में राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ व समृद्ध बनाने का प्रयास किया है। बस बेसिकली बात है कि प्रसाद की जो धारा थी उसी का अनुगमन करते हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में अपने नाटकों की रचना ये करते हैं। इनके नाटक प्राय दुखांत किस्म के देखे जाते हैं। दुखांत नाटक है तो ये पाश्चात्य परंपरा से प्रभावित नजर आएंगे। इसमें लेकिन आदर्शवाद का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है, सर्वत्र देखा जा सकता है। एकांकी काफी लिखते हैं राम कुमार वर्मा। इन्होंने एकांकी लिखे हैं, जैसे पृथ्वीराज की आंखें, रूप रंग, रेशमी टाई, ऐसी एकांकियां लिखी हैं। इनके दो प्रकार के नाटक इन्होंने लिखे हैं। एक तो ऐतिहासिक नाटक जो कहा गया है कि काफी लिखते हैं, और एक सामाजिक प्रवृत्ति के नाटक। ऐतिहासिक नाटक में वही प्रसादवादी धारा के हैं तो इतिहास का उज्जवल पक्ष का प्रयोग करेंगे प्रेरणा और शक्ति लेने के लिए, और आधुनिक समस्याओं को उठाने का प्रयास करेंगे, जैसे जाति व वर्ग भेद मिटाकर एक नए समाज की स्थापना होनी चाहिए। नाटक जैसे इनके हैं शिवाजी, अशोक का शोक, संत तुलसीदास। शिवाजी में इन्होंने जीवन की कुछ घटनाओं के आधार पर चारित्रिक दृढ़ता तथा औदार्य का चित्रण इन्होंने किया है। इन्हीं का नाटक है जय बांग्ला। उसमें इन्होंने बांग्लादेश का जो मुक्ति संघर्ष है, भारत द्वारा पाकिस्तान से जो छुटकारा
पाने का जो प्रयास किया गया था और स्वतंत्र देश में के रूप में कैसे भारत ने मान्यता दी थी, कैसे मुक्ति सेना का गठन किया था, इन सब को जय बांग्ला नाटक में प्रस्तुति दी है। ठीक है। इनके जो सामाजिक नाटक हैं उनमें सामाजिक विषयों को उठाया जाता है, जैसे पृथ्वी का स्वर्ग एक नाटक है ना, नवजागरण का संदेश देते हैं और उसी साहित्य पर ये बल देते हैं। इनका नाटक का कथानक जो होगा सामाजिक भ्रष्टाचार के उन्मूलन से ही संबंधित होगा। जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, इन सब की पृष्ठभूमि में कथानक आकार ग्रहण करेगा। तो सामाजिक भ्रष्टाचार पर भी ये बल देते हैं। ठीक है ना। सॉरी, सामाजिक भ्रष्टाचार पर व्यंग्य करते हैं या नाटक लिखते हैं। ठीक है। तो ये तो विशेषताएं हुई किसकी, राम कुमार वर्मा के नाटकों की। इनकी जो प्रसिद्धि है वो प्रसिद्धि मुख्य रूप से है इनकी एकांकियों को लेकर। एकांकी मैंने आपको समझाई, एक ही अंक में लिखी जाने वाली। इन्हें एकांकी सम्राट भी कहा जाता है। भारतीय व पाश्चात्य तकनीक का समन्वय कर इन्होंने एकांकी कला को भारत में उभारा। जैसे नाटक की तरह ऐतिहासिक व सामाजिक एकांकी की रचना की, वही दो भागों में। ऐतिहासिक एकांकी देखें तो इन्होंने वही भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों से विषय वस्तु ग्रहण कर चरित्रों की सुदृढ़ रेखा खींची और पाठकों को चारित्रिक संस्कारों से बढ़ा, क्योंकि हमने पढ़ा आदर्शवाद काफी देखने को मिलता है। ऐसे ही सामाजिक एकांकी लिखेंगे। ठीक है, जो भी हमने बात की। भाषा की दृष्टि से देखें तो कुशल व सजग शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। शिल्पी किस्म के व्यक्ति हैं ये। भाषा की अतिरिक्त सांस संवार के मोह में, मतलब ये क्या करते हैं कि इतना भाषा को परिष्कृत करने का प्रयास, साथ संवारने का प्रयास करते हैं कि कई कई जगह दीर्घ संवाद देखने को मिले हैं, जिससे प्रवाह में स्वाभाविकता नहीं रह जाती, एक रुकावट सी देखने को मिलती है। बाकी लेकिन अच्छी भाषा शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये बात हुई राम कुमार वर्मा की एकांकियों की। एक टॉपिक रह गया है अन्य प्रमुख नाटककार, जो आप स्वयं पढ़ेंगे। दोनों वीडियो काफी लंबे हो गए हैं, तो आपको स्वयं उसका अध्ययन करना है या कर लिया होगा आपने, तो वो वीडियो के में नहीं रहेगा। तो ये हमने पिछले 2 दिन लगाकर 3 वीडियोस के माध्यम से हिंदी के नाटक का विकास और हिंदी के प्रमुख नाटकों को पढ़ा। तो अगर मैं बात करूं सिलेबस के पर्सपेक्टिव से, तो हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया है और ये क और ख दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। अब हिंदी रंगमंच का विकास कल से हम पढ़ने के प्रयास करेंगे। अगले 2 दिन में हिंदी रंगमंच का विकास पढ़ेंगे, फिर हम भारत दूरदर्शन पर प्रस्थान करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए काफी है, मेरे हिसाब से काफी लंबे वीडियोस हो गए हैं। प्रश्नोत्तर अभ्यास आपको करने हैं। जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो सीधे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम हिंदी रंगमंच का विकास पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।